हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ यूपी टेट 2015 का बाल मनोविज्ञान का पेपर लेकर, जो कि आपसे 6 to 8 में पूछा गया था, मतलब कक्षा 6 से 8 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपके प्राइमरी यूपी टेट प्राइमरी या जो जूनियर जो भी होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और आपको कम से कम इससे ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश जो डीटी की परीक्षा होती है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता जो परीक्षा कराई जाती है, उसमें बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र में किस तरह के प्रश्नों का समावेशन होता है। तो उससे आप भली भांति जो है परिचित हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो है आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, नया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन जो है वो आपको हमें समय से मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है। अब आवृत्ति वितरण का मतलब होता है, जब आप केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ते हैं ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? जैसे मान लीजिए कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देता है कि 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, मतलब मान लीजिए छात्रों की संख्या, तो 5 से 10 के बीच में एक छात्र है और 10 से 15 के बीच में दो छात्र। तो इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको जो है रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? स्तंभाकृति। ये देखिए स्तंभ के फॉर्म में होता जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? इस तरह से। तो ये आपसे पूछा गया तो किस तरह की आकृति बनती है, तो स्तंभाकृति। जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो एक तरह का स्तंभ बन जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में, एक सामान्य कक्षा है, तो उसमें पढ़ाते समय अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो आपको बता दूं, जब अगर आप एक सामान्य क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी क्लास के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, मतलब जो व्यक्तिगत भिन्नता है ना, ये हमेशा पूछा जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, इस पर ध्यान देना चाहिए। उसी हिसाब से जो है आप अपने लेसन प्लान का निर्माण करेंगे और बच्चों को शिक्षा देंगे। मतलब होता है ना कि इस तरह की विधियों का समावेशन करना व्यक्तिक भिन्नता के द्वारा, अगर आपको अपनी क्लास की व्यक्तिक भिन्नता पता है तो आप उसी के ज़रिए जो है उसी को ध्यान में रख के उचित शिक्षण विधि और उचित जो है तरीके से लेसन प्लान तैयार करके आप बच्चों को शिक्षण दे सकते हैं। ठीक है ना? प्रश्न संख्या 3 है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। मतलब देखिए जो टू फैक्टर जो थियरी दी गई थी ना, तो टू फैक्टर थियरी जो है वो सिंपल सी बात है कि स्पीयरमैन ने दी थी। किसने? स्पीयरमैन ने। ठीक है, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत जो यहाँ पे अधिगम स्थानांतरण करके पूछ दिया आपसे, लेकिन जब द्वितत्व सिद्धांत की बात की जाएगी तो वो स्पीयरमैन साहब ने दिया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे असफलता मतलब आप किसी चीज़ को अगर सीखते हैं, ठीक है, और सीख रहे हैं और उसको जब आपको याद करना होता है कि अरे यार हमने उस दिन ये चीज़ सीखी थी, ठीक है, और उसको आप याद नहीं कर पाते, मतलब उस चीज़ को स्मरण करने की असफलता अगर होती है तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको भूलना कहेंगे, वो स्मृति कहेंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, सिंपल सा ओपन एंड शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। मतलब कहने का मतलब है ना कि किसी व्यक्ति के अंदर उसके जो मनोशारीरिक अवस्थाओं का जो गतिशील संगठन होता है, जो पर्यावरण के साथ जो है उसको समायोजन करने में हेल्प करता है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं पर्सनालिटी। उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे पर्सनालिटी। क्या बोलोगे? पर्सनालिटी, व्यक्तित्व बोलते हैं उसको। प्रश्न संख्या 6, बिल्कुल आसान सा बच्चा सा प्रश्न है। सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुण होते हैं, जबकि सामान्य महिला में आपको पता है कि जो मेल होता है वो एक्स वाई रखता है और जो फीमेल होता है वो एक्स एक्स रखता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक्स एक्स। जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो मोस्टली इसी पर डिपेंड करता है। अगर इसका एक्स के एक्स के साथ मिलता है महिला के, तो बेटी पैदा होती है। अगर इसका वाई इसके एक्स के साथ मिलता है तो बेटा पैदा होता है। ये अपने जो क्रोमोजोम्स वगैरह उसमें जब पढ़ाया गया होगा तो एक्स वाई जो है आपको ये चीज़ें समझाई गई होंगी, तो वही चीज़ इसमें मनोविज्ञान में उठा के पूछ दे। जबकि ये क्वेश्चन अगर सही से देखा जाए तो ये साइंस का प्रश्न बनता है। ठीक है ना, लेकिन ठीक है, बाल विकास की जो अवस्था है उस हिसाब से इन्होंने पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा। ऊपर जो पहला प्रश्न आपने देखा है बिल्कुल उसी से ये भी प्रश्न है। एग्जामिनर को जो है ना सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से बड़ा मोहब्बत है। अब देखिए क्या है, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक है। एक बात को ध्यान से समझिएगा,
एक ऐसा बिंदु मान लीजिए कि हम यहाँ पे 75 लेते हैं। मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, मेरे 5 सब्जेक्ट थे, इसके ऊपर आधे मतलब मेरा किसी 2 सब्जेक्ट में, एक में 85 और एक में 75 है, और इसके नीचे भी मेरे 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूछ रहा है ना कि प्राप्तांक को, ये अपने प्राप्तांक लिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आपका प्राप्तांक मतलब जब एग्जाम वगैरह जो भी चीज़ होती है उसमें पूर्णांक प्राप्तांक होता है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहे ना कि एक ऐसा बिंदु जिसके नीचे आधे जिसके ऊपर आधे। अब देखिए मान लीजिए कि मैंने हिंदी में पाया 75, इंग्लिश में पाया 85, उसके बाद जो बीच वाला नंबर है मेरा साइंस में 75, ठीक है। मैथ में मेरा जो है 80, और कोई और सब्जेक्ट मान लीजिए उसमें 39 है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 39 है मेरा। अब ये बीच वाला बिंदु हो गया, क्योंकि आधा देखो, 2 ऊपर और 2 इसके नीचे, तो बैलेंस बन रहा है ना। इसको आप क्या बोलेंगे, तो उसको आप बोलते हैं मीडियन, मध्यांक। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसको हम बोलते हैं मध्यांक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर इन लर्निंग। तो सीधी सी बात है भैया, जनाब थॉर्नडाइक साहब ने, उन्होंने प्रयत्न और भूल मतलब त्रुटि एवं भूल का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है। किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण। देखिए एक चीज बोली जाती है कि जो बालक का विकास होता है वो सिर्फ माता पिता से जो मिले जीन्स होते हैं ना, उसको, उसी को हेरिडिटी बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। सिर्फ उसी के कारण नहीं होता, वो उनसे जो मिले जीन्स हैं वो, और प्लस जिस तरह के वातावरण में वो रहता है, जिस तरह के पर्यावरण में वो रह रहा है, उन दोनों का गुणनफल होता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये अब मैं आपको बता दूं कि ये जो परिभाषा है ये जनाब वुडवर्थ साहब की है। किसकी है? वुडवर्थ साहब की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम, ये भी एक तरह की परिभाषा है, अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। ये कथन किसका? ये भी कथन वुडवर्थ का। ये जो परिभाषा बोली गई है ना कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, ठीक है ना, कॉन्शियसनेस का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। मतलब ये एक तरह का परिभाषा दी गई। किसने बोला था? ये बोला था वुडवर्थ साहब ने, ठीक है। मनोलैंगिक विकास मतलब लेटेंसी पीरियड इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू किस एज से? तो जब भी मनोलैंगिक विकास में सुप्ता अवस्था की बात पूछते हैं आपसे ना, ठीक है, तो ये 6 वर्ष से मतलब जो पूर्व बाल्य अवस्था है वहां से लेकर जवानी तक की बात कर रहा है, ठीक है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत, देखिए डेवलपमेंट का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, साइकोलॉजिकल थियोरी ऑफ डेवलपमेंट, ये किसने दी थी? सीधा सा जब भी पूछ दे आपसे मनोसामाजिक जिसमें आ जाए तो वो एरिक्सन साहब होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये। और देखिए ये उससे भी इजी है। किसके अनुसार ईदम, अहम तथा पराहम व्यक्ति के 3 घटक है? सिगमंड फ्राइड है, इनका फुल नेम जो है वो सिगमंड फ्राइड है। इन्होंने ईड, ईगो, सुपर ईगो, जो आप पढ़ेंगे मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन पेपर चल रहा है, बस इतना समझिए, ठीक है, कि ये सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा था। किस व्यवहारवादी का मानना है? यहाँ पे बिहेवियरिस्ट की बात की जा रही है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है। मतलब जो लैंग्वेज है वो भी किसके द्वारा? ऑपरेंट कंडीशन के जरिए। तो ये स्किनर ने कहा था। किसने? स्किनर ने, कि भाषा भी जो है ना क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थियरी है उसके जरिए सीखी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तीसरा प्रश्न है ये, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से तीसरा प्रश्न है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे अगर कभी हिंदी में ना समझो तो इंग्लिश में भी झांक लेना। मोड है, मीन है, मीडियन, आपने बार बार सुना होगा, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, ये तीनों तो हैं। ये जो रेंज है वो मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है उसका घटक नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 16। औसत बुद्धि वाले बालक, देखिए जब भी औसत बुद्धि वाले बालकों की बात की जाए तो याद रखिएगा 89 से, कहीं कहीं 89 से लेते हैं, कहीं कहीं 90 से लेते हैं, तो 90 से 110 के बीच में होती है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। और IQ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बुद्धि लब्धि निकालने का? कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100, मतलब मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, तो उससे आप बुद्धि लब्धि मतलब IQ निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? मैं आपको बता दूं कि जब
ये क्रमिक, ऑर्डिनल, नॉमिनल, इंटर नहीं, ये आपका अनुपात है। अनुपात जो है ना सबसे बेस्ट है इन सब में, इन सब की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जो प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी नहीं पूछा गया आपसे, ध्यान दीजिएगा, नॉट लगाया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 16 पीएफ है इसमें ये क्वेश्चनरी टाइप का होता है, मतलब 16 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। बाकी ये जो है ना, ये भी पर्सनालिटी का टेस्ट है, ये भी पर्सनालिटी, ये भी, और ये सारे के सारे प्रोजेक्टिव हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा कौन सा वाला प्रोजेक्टिव नहीं है, तो 16 पीएफ जो टेस्ट है पर्सनालिटी का, ये जो है प्रोजेक्टिव नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि ये किस तरह का टेस्ट है, ठीक है पर्सनालिटी का ही। अगला है आवश्यकता का पदानुक्रम। भाई सीधी सी बात है, जब भी आवश्यकता का पदानुक्रम या इंग्लिश में ये आपसे पूछ दे कि हायरार्की ऑफ नीड, ये किसने दिया, सीधे सीधे मैस्लो का। इन्होंने 5 नीड्स बताई हैं और वो आप मुझे कमेंट करेंगे, वो पिरामिड टाइप का ऐसे बनता है। मैस्लो की विकास की अवस्थाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 1 2 3 4 5, इस तरह से इसमें बनता है। आप इसको चेक करिएगा, मेरे को बताइएगा कि कौन सा क्या क्या उसमें है। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? जब भी इस तरह की बात की जाए तो पीयूष ग्रंथि जो होगी वो मुख्य अधिकारी ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, ठीक है। सिंपल सा ओपन एंड शॉर्ट क्वेश्चन था ये। किसने सामूहिक अचेतन, जब भी सामूहिक अचेतन या इस तरह के शब्द आपको दिख जाए तो युंग साहब होंगे, युंग, ठीक है। सामूहिक अचेतन का जो प्रत्यय है वो किसने दिया, मतलब मैं भी पूछा हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिवली अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये जो है जुंग साहब है, जुंग जुंग जुंग। अंगूर खट्टे हैं, किसका उदाहरण है? सिंपल सी बात है, युक्तिकरण का। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्या बात है, क्या बात है, स्किनर साहब फिर से आ गए, स्किनर साहब हैं ये। किसके द्वारा दिया गया? जब भी क्रिया प्रसूत सिद्धांत अधिगम का आपसे पूछ दे, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, जनाब स्किनर साहब वहाँ पे मौजूद होंगे आपके लिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। चलिए, स्पीयरमैन ने 1904 में के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? विशिष्ट कारक कहलाती है। विशिष्ट कारक है मतलब जिसको आप नहीं सॉरी, ये जो है सामान्य कारक में आता है, जनरल, जनरल ये वाला सेकंड वाला जो है जी कारक, ठीक है ना। समस्या समाधान करना और जो है आपका तर्क करना, ये जो उनके हिसाब से जी कारक है। जी मतलब जनरल और एस मतलब स्पेसिफिक, ठीक है। तो इसमें इसको जी बोला गया है। देखिए अल्बर्ट बंडूरा साहब, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया क्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या कहते हैं? जिसको आप कहेंगे ऑब्जर्वेशनल। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में देख लीजिएगा, थोड़ा सा मॉडलिंग की बात कीजिएगी। जब कोई मॉडल मॉडलिंग करती है तो आप उसको क्या करते हो, ध्यान से समझना। लर्निंग तो उस पर करोगे नहीं, इनसाइट लर्निंग उस पर होती है, उसको आप ऑब्जर्व करोगे, कैसे चल रहा है, कैसे कपड़े उसने डाल रखे हैं, बात को समझिएगा। तो इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आप कहोगे, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग में हम बात कर रहे हैं, तो ये निरीक्षणात्मक अधिगम इसको आप बोलते हैं। बात समझिएगा फिर से, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं करते हैं ना, वो किसके द्वारा? मानीकरण जो होता है, ठीक है ना, उसके द्वारा वो सीखते हैं। तो क्या है, इसको आप निरीक्षणात्मक अधिगम बोलोगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, देखिए पियाजे ने, जब भी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बात है तो उन्होंने विकास की 4 संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला उन्होंने बोला है संवेदी गामक, ठीक है, जो बचपना 0 से 2 वर्ष का। उसके बाद 2 से 7 उन्होंने बताया पूर्व संक्रियात्मक। उसके बाद उन्होंने बताया है मूर्त संक्रियात्मक, जो कि 7 से 11 है। और उसके बाद 11 प्लस में जो है आपका फॉर्मल जो है जिसको आप बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पे बोला है ना कि परिपक्व नैतिक चिंतन के, जो परिपक्वता की जहाँ पे बात है, मैच्योरिटी की बात है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, जिसको आप बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक। इसमें बहुत सारी कल्पनाएं भी वो करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे नैतिक चिंतन जो है संवेदीगामक बच्चा तो करेगा नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा उस लेवल की सोच नहीं रखता है, ठीक है ना, कि क्या सही है क्या गलत है, बस हाँ सोच आती है, लेकिन एकदम से नैतिकता की जो बात आती है कंप्लीटली वो आपकी आएगी फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज जो 11 जो प्लस में है उसमें आती है, ठीक है ना। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी और चारों यहाँ पे दे भी दी गई है। जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है, क्या? हेरिडिटी। सिंपल सी बात है, जन्मजात होती है ना हेरिडिटी, आनुवंशिकता, कहाँ से मिलती है? माता पिता से ही तो मिलती है ना, तो यही है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों को
मूल प्रवृत्ति जो होती है इंसान की, उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। सिंपल सी बात है, रीडायरेक्शन। देखिए यहाँ पे है मार्गांतरीकरण। मार्ग अंतरीकरण का मतलब मार्ग में अंतर करना। जब आप किसी काम को, किसी गलत रास्ते पे आप चल रहे हो, फॉर एग्जांपल, मतलब गलत से ताल्लुक ये मत लीजिएगा कि उस रास्ते पे आपको नहीं जाना था लेकिन आप उस रास्ते पे चल रहे हो, उसमें हमको परिवर्तन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अपने रास्ते का बदलाव करेंगे। उसी को मार्ग अंतरीकरण बोला गया है, मतलब उसको चेंज कर देना। अब अगला है प्रत्ययों का बनते रहना, प्रक्रिया है। तो प्रत्यय का बनते रहने की बात की जा रही है, मतलब वो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो ये जो होता है संचयी, वो बन रहा है आपके अंदर, तो इकट्ठा भी हो रहा है। ठीक है। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। अब अगर मेंटली आप कॉन्फ्लिक्ट हैं तो भूलेंगे। लैक ऑफ रिपीटेशन, किसी चीज़ को बार बार अगर दोहराते नहीं है तो भी भूलेंगे, सही है। डिग्री ऑफ लर्निंग, सीखने की मात्रा, मतलब किस मात्रा तक सीख रहे हैं, वो भी सही है। लेकिन एबिलिटी ऑफ द टीचर जो है, टीचर की योग्यता, इससे आपके भूलने का कोई संबंध नहीं है। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए ये 30 प्रश्न थे जो कि यूपी टेट 2015 6 to 8 में आपसे पूछे गए थे। ठीक है। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ आज मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। और आप में से जो लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।